आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं नालंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लम्बा के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं फिर खास बातचीत में। मुद्दा वही है, जगह नहीं है। आज मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और किसान समन्वय समिति के संयोजक बीजेपी के एडवोकेट सुनील सोराण। उनसे खास बातचीत होगी आज और सवाल आपके होंगे, जवाब एडवोकेट सुनील सोराण के होंगे। बीजेपी के ये अपना पक्ष रख रहे हैं कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है, किसानों के हक में है सारे कानून, किसानों के खिलाफ ऐसा कोई कानून नहीं है। इसमें आने वाले समय में किसानों की बल्ले बल्ले होगी, इनका कहना है सीधा सा। तो इनसे हम जानते हैं, किसानों के सवाल लेंगे डायरेक्ट। किसान इनसे कितने संतुष्ट होते हैं और ये उनका किस तरीके से जवाब दे पाते हैं आज। तो मेरे साथ मौजूद हैं आज हरियाणा न्यूज 24 में खास प्रोग्राम, जगह नहीं है, मुद्दा वही है, किसान आंदोलन। 5 महीने हो चुके हैं, 500 से ज़्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है। अब तक किसान सड़कों पे डटे हुए हैं कि 3 काले कानून वापस होंगे तो घर वापसी होगी। और उधर बीजेपी के सुनील सोराण मेरे साथ शुरुआत से ही लगातार कई प्रोग्रामों में हिस्सा ले चुके हैं और ये कह रहे हैं कि किसानों को अब तक समझाया नहीं गया है। अगर सही तरीके से किसानों को समझाया जाता तो आज इतना बड़ा आंदोलन नहीं होता। तो हम सुनील जी से ही जानेंगे, बेबाक तरीके से बातचीत करेंगे इनके साथ। आपके पास अगर कोई सवाल हो तो फटाफट अपना फ़ोन उठाइए और फ़ोन घुमाइए। नंबर फ्लैश किए हुए हैं 9588 नंबर नोट कीजिए, 9588 पे आप कॉल कर सकते हैं और अपने पर्सन बेबाक तरीके से इनके सामने रख सकते हैं। ये कितना आपको संतुष्ट कर पाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात रहेगी। आज कोई किसान नेता नहीं है इनके साथ, आज सिर्फ आपके पर्सन और इनके जवाब होंगे सुनील सोराण जी के। सुनील जी, हरियाणा न्यूज 24 का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद लंबा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं तो आपका शुक्रगुजार हूं इस बात के लिए सबसे ज्यादा, क्योंकि मैंने एक चीज और भी नोटिस की है कि हमारे जो सोशल मीडिया के जो चैनल चलाते हैं, न्यूज चैनल चला रहे हैं, जो आज बहुत पॉपुलर हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा ग्रामीण अंचल में देखा जाता है, वो भी रिस्ट्रिक्ट करते हैं, अपने आप को रिस्ट्रेन करते हैं डायरेक्ट सवाल पूछने से। कैटेगरिकली चीजों को नहीं पूछते, चीजों को गोलमोल करके ज्यादा पूछना पसंद करते हैं, या ऐसा पूछना पसंद करते हैं जिसको ऑडियंस पसंद करती है। ऑडियंस को सामने रख के चीजों को, सवाल को पूछा जा रहा है। एक पहला पर्सन कोई, चलो आप सवाल है। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं साहब? हेलो 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 साहब, हमारी आवाज आप तक आ रही है? हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या सही तरीके से? पहला कॉलर है हमारे साथ जर्मनी से। साहब, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही? हेलो, चलो शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही होगी। सुनील जी, कोई नहीं, अगला कॉलर लेते हैं जल्दी बताइए। हाँ लंबा साहब, मैं ये कह रहा था कि आपका भी आभार है, आप कैटेगरिकली चीजें, आप किसान से भी बात कर रहे हो और हम जैसे उन व्यक्तियों से भी बात भी कर रहे हो जो इस बिल के सपोर्ट में हैं। 2 कैटेगरीज हैं, कुछ लोग इस बिल के खिलाफ हैं, कुछ सपोर्ट में, और ये संवाद का मामला है। और यही मेरी जिम्मेदारी है कि मैं भी लोगों से इस मैटर पर डिस्कस करूं, बात करूं, इस चीज को आगे बढ़ाऊं कि क्यों ये फार्म बिल्स जरूरी हैं और क्यों ये फार्म बिल्स आपके हित में है। लेकिन क्या है, ज्यादातर ऑडियंस को देख के सवाल पूछते हैं। कई बार हमने इस चीज को देखा भी, हमारी खाप पंचायतों में मैंने इस चीज को बहुत बार नोटिस किया है कि जो हमारे खाप लीडर्स होते हैं, मैं खाप लीडर्स पे कोई टारगेट नहीं करता, वो कोई दो राय नहीं, जब हमने उनको आगे लीडर बनाया है तो व्यक्ति जो समाज के अगवा हैं ही, लेकिन वो कई बार कैरिड अवे हो जाते हैं इमोशन से, भावनाओं में बह जाते हैं, या जो भीड़ की भावना है उसके हिसाब से आगे बढ़ जाते हैं। भीड़ का भी कई बार गुस्सा किसी और बात का होता है और इश्यू कोई और लेके चल जाते हैं, और इसका नुकसान आने वाले समय में भुगतना पड़ता है। तो मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप मुझे स्पेस दे रहे हैं और मुझसे डायरेक्ट इन मैटर्स पे डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों फार्म बिल्स किसानों के हित में हैं और किस प्रकार किसानों के कंधे का इस्तेमाल करके विपक्ष अपना फायदा उठाना चाहता है। सुनिए जी, एक कॉलर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जी साहब, कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं? जी, मेरा नाम अजब सिंह है और मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ। अच्छा, क्या नाम बताया? अजब सिंह। अजब सिंह? हाँ, अजब सिंह जी। अजब सिंह जी, गुड़गांव से बोल रहे हैं?
तक का हूँ। अच्छा, अच्छा। पर मजबूरन मुझे नौकरी करने के लिए गुड़गांव जाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी खेती का हाल तो आपको पता है। तो इवन मेरे पिताजी भी नहीं चाहते कि मैं खेती करूं, इसलिए उन्होंने बोला है कि आप जाओ और कुछ और नौकरी करके अपना काम कीजिए। ठीक है। तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ वकील साहब से कि अगर गवर्नमेंट हमारे लिए इतना भला कर रही है तो साफ सीधा है, हमारा एक बार हमें एमएसपी क्यों नहीं दे रही? जो हमारी लागत होती है फसल पे, उन सबको कैलकुलेट करके हमें एक निर्धारित एमएसपी दीजिए। अब हमारी तरफ से या उसको अंबानी खरीदे या अडानी खरीदे या फिर कोई खरीदे, हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है सर। थैंक यू साहब, थैंक यू। आपका पर्सन हमें पता चल चुका है अजीब सिंह जी। अब हम आपका सीधे सीधे सवाल करते हैं। अभी एक कॉलर और है, वो भी साथ साथ वो भी ले लेते हैं। जी बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं साहब? हाँ जैन साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, बताइए। कॉलर जोड़ नहीं पाई जी। हाँ, ये अजब सिंह, देखो लांबा साहब, अजब सिंह का सवाल है जो दो इश्यूज को हिट करता है। पहला तो ये है कि खेती घाटे का सौदा है, इसलिए उन्हें अपना रोहतक छोड़ के गुड़गांव जाना पड़ा और किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करनी पड़ी। और घाटे का सौदे का कारण ये है जो उन्होंने बताया कि उन्हें अपनी फसलों का सही भाव नहीं मिलता, इसलिए उन्होंने स्ट्रेस डाला कि उन्हें एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, कम से कम इतना तो सरकार को निर्धारित करके देना ही चाहिए। मैं अजब सिंह जी आपको बताना चाहूंगा कि आपको अपनी फसलों का सही भाव क्यों नहीं मिलता है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, क्या इसके पीछे का लॉजिक है? हेलो, इसके पीछे का लॉजिक है डिमांड और सप्लाई का। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि किस प्रकार से आपको, यानी किसानों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि आप अपनी प्रोड्यूस को सिर्फ एक लिमिटेड जगह पर सेल आउट कर सकेंगे। आपके जो कस्टमर हैं, जो आपके बायर हैं, वो लिमिटेड हैं, एक बात। और दूसरा, आपको इस एमएसपी के दुष्चक्कर में फंसा के आपको लिमिटेड कर दिया गया कि आप कुछ लिमिटेड फसलों को ही काश्त करें। उसमें भी लोगों का बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार है, एक बड़ा करप्शन का एक हिस्सा बड़ा है। क्यों किया गया, उसके पीछे का कारण अजय सिंह जी ये रहा कि ये शुरुआत हुई जो नोटिफाइड एरिया जिसके बारे में बता रहा हूं, जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है उसको बोलते हैं मंडियां, ये नोटिफाइड एरिया। और ये बनाया गया इसलिए क्योंकि जब ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान में आए और 1860 और 70 के दशक में, मैं हर बार इस बात को बताता हूं कि कैसे नोटिफाइड एरिया बने थे। 1860 और 70 के दशक में दक्षिण हिंदुस्तान के दक्षिणी भाग में कॉटन की खेती होती, कपास की खेती होती थी। कपास हिंदुस्तान से जाता था मैनचेस्टर, जहां उसका कपड़ा बनता था। और उसके लिए जो प्रोसेस वो था कि किसान कपास उगाता, जो व्यापारी थे, बहुत सारे व्यापारी थे, किसान के पास जाते, किसान अपनी कपास का अपनी लागत के बाद जो प्रॉफिटेबल प्राइस था वो उससे लेता, और उसके बाद वो वही कपास जाती मैनचेस्टर, कपड़ा बनता। अंग्रेज ने उस समय दिमाग लगाया कि कैसे इस प्राइस को कम किया जा सकता है। उसके लिए उसने एक नोटिफाइड एरिया बना दिया और बोल दिया किसानों को कि ये 5 बायर हैं, इन्हीं को आप अपनी इस नोटिफाइड एरिया में चीजों को बेचोगे, इसके बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। ताकि कस्टमर लिमिटेड कर दिए और उनकी जो बेचने की जगह थी वो लिमिटेड कर दी। उन 5 लोगों ने, व्यापारियों ने उस किसान का शोषण करना शुरू कर दिया और ये चीजें आगे चलती चलेगी। और ये नोट करना जय सिंह जी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सन 1928 में हिंदुस्तान के अंदर आया एक रॉयल कमीशन। रॉयल कमीशन ने स्टडी किया कि हिंदुस्तान में कौन सी क्रॉप की प्रोडक्शन होती है और वो कैसे टेम की जा सकती है, कैसे हम उस चीज का बेनिफिट उठा सकते हैं। और उस रॉयल कमीशन की रिकमेंडेशन से ये मंडियां बनी 1936 के अंदर, और इस ही व्यवस्था को हमेशा के लिए आगे चालू रखा गया। अब ये पहली बार एक गवर्नमेंट आई है जिसने इस पूरे जो इकोसिस्टम को तोड़ा है कि आपको नंबर ऑफ बायर्स, नंबर ऑफ कस्टमर्स आपके इंक्रीज कर दिए गए, और वो बायर भी आपके खेत में पहुंचे जहां आप अपनी फसल का वो दाम ले सकें जो आपका प्रॉफिटेबल वैल्यू हो। एमएसपी भी सिर्फ मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जिससे आप सिर्फ जिंदा रह सकते हैं, वो आपके प्रॉफिटेबल प्राइस नहीं है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी था कि आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स इंक्रीज किए जाएं और जो कस्टमर है वो सीधा आपके पास अपनी डिमांड लेके जाए और जिससे आप अपनी बेस्ट प्राइस ले सकें, आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचे और साथ ही साथ आपकी उस नोटिफाइड एरिया यानी मंडियों के अंदर आपकी एक्सप्लॉइटेशन कटे। इसलिए सबसे पहला लॉ ये था अजय सिंह जी। हाँ जी, शॉर्टकट तरीके में काफ़ी हमारे पास कॉलर धड़ाधड़ फ़ोन आ रहे हैं और विदेशों से भी फ़ोन आ रहे हैं। हाँ जी। हम चाहेंगे शॉर्टकट आप पर्सन उनका जवाब दें। तो आपका कहने का सीधा मतलब है, एक बार आप एमएसपी को लागू होने दीजिए। आपको कहने का मतलब यही है, कहने का मतलब यही कि अरे साहब, मेरा कहने का मतलब है कि आप इन लॉज को लागू होने दीजिए, आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ने चाहिए, आप इस एमएसपी को भूल जाएंगे। कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं, कहने का 100% लोग गुमराह कर रहे हैं। जी बताइए, कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं जोगिंदर बोल रहा हूँ मुन्ना साहब, सोनीपत से। सोनीपत से जोगिंदर जी, बताइए। जी बताइए। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ मुन्ना साहब, मैं एक छोटा किसान हूँ 2-3 एकड़ का।
जी मेरे पास ना ही दो साधन है, ट्रैक्टर का ना मशीन का है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना पड़ता है किसान को, तो हम फसल जैसे दिन भर देते हैं, मैसेज आएगा तो हमारे को उस दिन ना तो मशीन वाला मिलता है ना ट्रैक्टर वाला मिलता है। उसके बाद हमारी फसल कटती है, फिर मंडी में नहीं जाती, वो हमारा मैसेज कैंसिल कर देते हैं। और यही बात बाजरे की है, हमारी सरकार हम इतना बाजरा खरीदते हैं हरियाणा में, ये हमारे एक एकड़ में हमारा 14 कुंटल 13 कुंटल 15 कुंटल तक बाजरा होता है, और ये खरीदते हैं काम, उस बाकी बाजरे को हम कहाँ ले जाए मुन्ना साहब। बहुत बड़ी बात है साहब, ये पर्सन बहुत अच्छा उठाया, पूरे हरियाणा की समस्या बनी हुई है। सरकार दावे बड़े बड़े करती है, लेकिन हकीकत में मंडियों में देखा जाए तो ऐसा ही हो रहा है। जो नीचे के आला अधिकारी हैं, जो नीचे के जो कर्मचारी हैं, वो गोलमोल कर देते हैं और किसानों को दुखी होना पड़ रहा है। हमारे सामने कई बार बातें आई है। जी क्या कहेंगे आप? सीएम से मिलने वाले हैं वो जल्दी, जी क्या कहेंगे? नहीं, ये बहुत सही सवाल है जोगिंदर भाई का। बिल्कुल ये सिस्टमेटिक लैप्स है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को इस पर ध्यान देना चाहिए, और इससे किसानों को परेशानियां भुगतनी पड़ रही हैं। यहाँ दादरी के अंदर और बाढ़ा के अंदर भी मैं देखता हूँ इस तरह की परेशानियां लोगों के सामने आती हैं। तो मेरे रिक्वेस्ट सरकार से भी हो, साथ छुटकारा कैसे? सरकार से और किसान यूनियन दोनों से, कि आप जिस मुद्दे को उठा के बैठे हैं वो तो मुद्दा है ही नहीं, ये एक्चुअल मुद्दा है जिसके ऊपर आपको वर्कआउट करना चाहिए। अगर ये किसान यूनियन एसडीएम और डीसी के सामने जाके खड़ी हो जाएंगी तो उनका ब्यूत नहीं है कि उन चीजों को सिस्टमेटिक ना करें, उस काम को करेंगे, पक्का करेंगे। तो किसान यूनियनों से और किसान नेताओं से मेरी रिक्वेस्ट है, पॉलिटिक्स की बजाय आप ये एक्चुअल इश्यूज हैं बेचारे जो किसानों के, जहां इन्हें धक्के खाने पड़ते हैं सिस्टम के सामने, आप वहां उनकी मदद करें तो ज्यादा बेटर होगा। जी हाँ जी, बताइए कौन सा है? मैं संजय सिंह बोल रहा हूँ, गाँव से डिस्ट्रिक्ट कच्छल हरियाणा। अच्छा अच्छा, क्या नाम बताया? संजय सिंह। संजय सिंह जी थोड़ा सा ऊंचा बोलिए, बताइए क्या सुन आपका? नहीं पहुंचा तो क्या है, मैं तो यही बोल रहा हूँ ये बढ़िया है, इसमें कोई क्या कमी है ये तो बताओ। पूरी पब्लिक तो ना कहते हैं ना, अपने माता पिता भी बच्चों को खुश नहीं कर पाते। ये 5-7 बच्चे हो ना एक बाप के, वो सभी को खुश नहीं कर पाते। पब्लिक समाई ला रही है आपके चेहरे पे। किया है ना, बहुत बढ़िया किया है। चलो थैंक यू साहब। धन्यवाद साहब। जी पहला एक कॉलर ऐसा है जो आपके पक्ष में बातचीत बोल के गया है, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को भी खुश नहीं रख सकते एक समान, तो वो भी कहीं ना कहीं नाराज होते हैं एक बच्चा। तो आपका एक कॉलर आया है जी, थैंक यू, धन्यवाद साहब आपका। नहीं वजह आपको इंडिया में आदत पड़ चुकी है, लोगों ने मुफ्त का खाना नहीं, ये चाहते हैं बिजली मुफ्त में हो, पानी मुफ्त में हो, सड़क मुफ्त में हो, कब आएगा वो? आप मान रहे हो एमएसपी कानून लगाया सही है आप नजर में? मैं सर जर्मनी रहता हूँ, यहाँ ना पेशाब करने के पैसे देते हैं, पानी के ऊपर 19% टैक्स है यहाँ पर ना बिजली का 1 लाख रुपए बिल भरता हूँ मैं, छोटी की दुकान है यहाँ पर। और इंडिया में ना 1 लाख रुपए फैक्ट्री होती है तो भी नहीं भरते। तो ये देश कंट्री तरक्की कर दी है यहाँ पर। मैं साल में 12 लाख रुपए टैक्स देता हूँ और मेरी बचत सारी 10 लाख रुपए है। थैंक यू साहब, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी एक कॉलर आपका पक्ष का आया है जी, क्या कहेंगे इस भाई के लिए? नहीं चलो ये आपके हाँ बताइए। ये समझ की बात है कि भाई शायद अपने बिजनेस में कर रहे हैं। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहता कि किसानों की परेशानियां नहीं है या इस देश के अंदर किसान का शोषण नहीं हुआ, एक्सप्लॉयटेशन नहीं हुआ, लेकिन जो रेमेडी है आप उसका विरोध करने लगे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, किसान का शोषण हुआ है, किसान की एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, किसानी में बहुत सारी परेशानियां हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत सारी परेशानियों को किसान को लड़ना होता है। लेकिन पहली बार कोई व्यक्ति है इस देश के अंदर, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो आपके लिए रेमेडी लेके आई है। लेकिन ये रेमेडी उन लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली है जो इस सिस्टम से फायदा उठाते थे। अब जो लोग इस सिस्टम से फायदा उठाते थे उनकी तकलीफें बढ़ गई हैं और वो ये भ्रम फैला रही हैं। एक मिनट, हाँ बताइए साहब, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सुनील कुमार बोल रहा हूँ सर, हरियाणा कैपिटल से। हाँ बोलिए। हिमाचल में जॉब करता हूँ मैं। सर ये बीजेपी सरकार है, अमृतसर से लेके दिल्ली तक रोड बना रही है, जो इसमें किसानों की जमीन कब्जा कर रहे हैं ना, ये वो धोखा कर रहे हैं जनाब, वो धोखा कर रहे हैं, किसानों को लूट रहे हैं सर। यहाँ पैसे नहीं मिल रहे जमीन के? जो जमीन कब्जा नहीं कर रहे हैं। नहीं पैसे तो मिल रहे होंगे सरकार की तरफ से? पैसे मिल रहे हैं जनाब, मान ले मेरे ना 2 भाई हैं, मेरे पास 1 एकड़ जमीन है जी, मेरी ना 1.5 एकड़ ने कब्जा कर ली, थोड़ी सी क्यारी छोड़ दी मेरी, उसमें क्या करूंगा जनाब मैं, ये बताओ। फूल लगाऊंगा। चलो ठीक है, अभी आपका पर्सन अभी पूछते हैं जी, अभी पूछते हैं जी, क्या नाम बताया आपने? मैं सुनील कुमार हूँ जी, कैथल डिस्ट्रिक्ट से हूँ, ठीक, थैंक यू साहब, थैंक यू थैंक यू। पूछो क्यों किसानों को धोखा कर रहे हो
आप इतना तो पूरी कब्जा कर लेते। बिल्कुल हो गया जी, हो गया, सही बात आपकी। सुनील जी क्या कहेंगे कैथल डीड के? सुनील, मैं सुनील कुमार जी की बात सही है। जब लैंड एक्वायर होती है, किसान की बेचारे की जमीन जाती है, वो तो उसकी माँ समान है, और वो कोई भी कंपनसेशन, कितनी भी आप उसको कंपनसेट करो, कितने भी कंपनसेशन दे दो, कितना भी पैसा दे दो, लेकिन उस कीमत को आप कभी नहीं भर पाते। ये आपका सेक्रीफाइस है देश के लिए, और ये देश की नीतियां हैं। आपकी सेक्रीफाइस है, आपके इस त्याग से एक किसान भी त्याग करता है, एक सैनिक भी त्याग करता है। कल को एक सैनिक ये कहे कि भाई मैं अपना जीवन देता हूं, वो वहां खड़ा होकर जीवन देता है, तभी तो हम आज खुशी से बात कर रहे हैं, तभी तो हम सेफ और सिक्योर हैं। तो भाई मेरे, आपका ये सेक्रीफाइस है, आप अपनी माँ को, अपने, क्योंकि धरती तो हमारी माँ है, आप देश के लिए आप उसको देते हो, जिसके ऊपर पूरा देश, बाकी लोग वो घूमते फिरते हैं। सरकार कोशिश करती है मैक्सिमम आपको कंपनसेट करने की। ये आपका सेक्रीफाइस है भाई। जी 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 जी, हम सलाम करते हैं। एक कॉलर और है जी मेरे साथ जुड़ा। जी बताइए कौन बोल रहे हैं साहब? हेलो, नमस्ते सर। हाँ बताइए कौन बोल रहे हैं? सर जी मेरा नाम बिंदर है, मैं कैथल से बोल रहा हूँ सर जी। बिंदर जी बताइए कैथल से। सर जी डैंड के पास एक अडवाणी का थर्मल है गेहूं का। अच्छा, कैथल के पास की मंडी और डैंड के पास की मंडी का सरकार ने बारदाना बंद कर दिया, दिए ही नहीं, जिसके कारण मंडी में कोई फसल तुली ही नहीं, और हमको मजबूर हो गया वहाँ डैंड थर्मल में ले जाने पर। अच्छा, जहाँ हमारा 1000 रुपये किराया लगता था ट्रैक्टर वाले को, वहाँ हमने 2500 रुपये देने पड़े, क्योंकि हमारे से दूर पड़ता था। अभी 2500 रुपये देने पड़ रहे हैं आपको? हाँ सर, जब वही थर्मल रात को 11 बजे बंद कर दिया सर, और बारिश हुई रात को, किसानों की बाहर ट्रैलियां बिक के, हमारे पास कोई सामान नहीं था करेगा, क्योंकि मंडी होती तो हम मर्ती से ले लेते। तो थर्मल अपनी मर्जी से 11 बजे बंद कर दिया सर, गेट बंद कर दिया, ना किसी को अंदर जाने दिया, ना बाहर आने दिया सर। थैंक यू साहब, आपका पर्सन बहुत अच्छा है, ठीक है, थैंक यू जी। बिंदर कुमार कैथल से। देखो जी विकट समस्या बनी हुई है। हाँ, चलो ठीक है, साइलोज बना दिए, चलो खुश है किसान, चलो नहीं खुश हैं, लेकिन आप कर क्या रहे हैं उसमें? ये देखो ना, बाहर लोग खड़े हैं, उनके अनाज बिक गया, रात को 11 बजे बंद कर दिया, 2500 रुपये किराया देखो वहां तक जाना पड़ रहा है, तो फायदा क्या है? मैं कह रहा हूं बिल्कुल इसका सरकार को नोटिस लेना चाहिए, सरकार को इसको नोट डाउन करना चाहिए, इस पर कोई कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ऐसी कोई बात है, किसान को बेचारे को ऐसी कोई परेशानी आ रही है, तो इस बात को नोटिस करना चाहिए। मैं तो कहूंगा सरकार की जिम्मेदारी बनती है, और ऐसी कोई लैप्स है तो सरकार के पार्ट पर लैप्स है। सरकार से मैं चाहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे किसान भाइयों की हेल्प की जाए। जी 1 मिनट जी होल्ड करिए। कहीं ना कहीं आपके जो बीजेपी के नेता सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसे पर प्रोग्रामों वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे आने की। अरे वो काम नहीं करे पब्लिक का, इनडायरेक्ट डायरेक्ट किसी तरीके से लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं लग रहा है उनका ज़्यादा अहम योगदान है आंदोलन को ज़्यादा हाईलाइट भड़काने का, क्योंकि वो लोगों के बीच नहीं गए। आपके लोगों के बीच घिरे रहते हैं वो हमेशा, आपके लोगों से बाहर वो निकलते नहीं है, लोगों की समस्याएं नहीं देख पा रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या लग रहा है आपको? नहीं, नीलांबर साहब, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और हर कार्यकर्ता, हर नेता तो लोगों अभी में जो समस्याएं लोग बता रहे हैं, जो किसान बता रहे हैं लगातार, क्या उन लोगों को पता नहीं है? कैथल से कोई, पता नहीं फ्रांस से कोई, गुड़गांव है कोई, रोहतक कहाँ से फोन आ रहे हैं? नहीं, आपकी बात सही है, वहाँ कोई नेता नहीं है बीजेपी नहीं, का? वो मैं कह तो रहा हूँ भाई, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लैब्स है, और वहाँ जो नेता हैं, जो हमारी पार्टी के, जहाँ जिनकी जिम्मेदारियां हैं, उनको इसको संभालना। निष्क्रिय है वो मेरे ख्याल मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि वो निष्क्रिय हैं, लेकिन आप बीजेपी के नेता आप नहीं कहेंगे। नहीं, लेकिन देखो समस्या इतनी बड़ी आ रही है। लांबा साहब, कहीं कोई चीज नोटिस में नहीं आई तो होगी। यही तो मौका है, यही तो मौका है किसानों के पास जाके उनको रिझाने का। हाँ, रात को 11 बजे नेता बीजेपी का हमारे पास पहुंचा और साइलोज के अंदर एंट्री करवाया हमारे ट्रक है, तो यही तो मौका है। लांबा साहब, आपके इस पॉपुलर चैनल से बात सामने आई है, और मैं जरूर मानता हूं कि कैथल के हमारे जो पार्टी के साथी हैं इस मैटर को जरूर नोटिस कर रहे होंगे और इस पर कार्रवाई करेंगे। मैं समझता हूं इस चीज को। हाँ शमशेर जी बताइए। हाँ, मेरा क्वेश्चन लीजिए भाई साहब। हाँ, कौन बोल रहे हैं साहब? नाम बता दीजिए पहले, पूरी दुनिया देख रही है। डॉक्टर शमशेर बोल रहा हूँ, टिकरी बॉर्डर से। टिकरी बॉर्डर से डॉक्टर शमशेर जी, धन्यवाद आपका। बताइए जी, टिकरी बॉर्डर से पहले किसान हमारे साथ जुड़े हैं। सवाल है, जो सुनील चौरान आए दिन मीडिया पे बैठ के बात करते हैं, कि ये भाजपा की ऑफिशियल स्टेटमेंट मानी जाए। और दूसरा, जब अमित शाह और तोमर साहब ये मान चुके हैं कि इसमें अमेंडमेंट की गुंजाइश है, और इसमें 13 त्रुटियां उन्होंने एक्सेप्ट की हैं, तो फिर ये किस चीज की पैरवी कर रहे हैं? और जो बॉर्डर पे बैठे हैं, इनके ताऊ, चाचा, मामा, वो किसानों से इनका क्या संबंध है? वो संबंध भी क्लियर कर दें। थैंक यू। मैं ये जानना चाहता हूँ, जो अडानी साइलोज का एफसीआई के साथ इलीगल करार कानून बनने से पहले हुआ था, उसकी जुडिशियल जांच क्यों नहीं कराते ये लोग? बहुत अच्छा पर्सन है डॉक्टर साहब आपका, शमशेर जी। डॉक्टर जी आपका बहुत अच्छा पर्सन है, शुरू से ही आप किसानों के साथ लगे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ उसकी जांच क्यों नहीं कराते? जो 2020 दिसंबर में 40% स्टोरेज इन्होंने सीधी एफसीआई की अडानी को दे दी, जबकि वो सब जुडिस मैटर है, तो उसकी जुडिशियल जांच क्यों नहीं करते, जिसमें सीएम इन्वॉल्व है
और ये 2 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा स्कैम है पूरे इंडिया में। 127 जगह इनके मंत्री शामिल हैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैबोरेशन में, तो उसकी जांच क्यों नहीं कराते? और क्या सुनील सोरान की कोई भी वक्तव्य भाजपा का वक्तव्य माना जाएगा? ये माफी मांग के निकल जाएंगे ये भी। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू साहब। शमशेर जी, अभी आपका पर्सन अभी पूछ लेते हैं जी, क्या कहेंगे जी? नहीं लामा साहब, देखो ये जो हमारे किसान नेता भाई हैं, मुझे तो इन भाई की थोड़ी सिर्फ फ्रस्ट्रेशन ही नजर आ रही है। मैं तो बातें कर रहे थे अपन तीनों फार्म बिल्स पर, डॉक्टर हैं ये, पीएचडी होल्डर हैं, इनको फार्म बिल्स पे बात करते तो ज्यादा अच्छा था। अगर किसी को किसी गवर्नमेंट पॉलिसी से इनको कोई ग्रीवेंसेज है, वहां बैठे हैं टिकरी बॉर्डर पे, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट से वहां जाते क्यों नहीं है? अपने मैटर को उठाते क्यों नहीं है? इससे पहले भी जब 2014 से पहले यूपीए की सरकार थी, जब उन्होंने भ्रष्टाचार के काम किए तो बीजेपी के लीडर्स कोर्ट्स गए, कोर्ट के थ्रू नोटिस हुए, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। अगर ऐसी कोई बात है, सिर्फ बातें करने से, कोई एलिगेशंस लगाने से थोड़ी कोई फर्क पड़ता। आपके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, आप कोर्ट जाएं, इंडिपेंडेंट जुडिशरी इस देश के अंदर, मुकदमा दर्ज हो जाएगा और कार्रवाई होगी। मैं कह रहा हूं चीजों को बरगलाओ नहीं, बार बार अपने गोल पोस्ट चेंज ना करो। मैं ऐसी कोई बात नहीं कह रहा हूं जिससे कि भाई मेरा ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि नॉन ऑफिशियल स्टेटमेंट है, मैं गाइडलाइन के अंदर ही बात कर रहे हैं। सिंपल है भाई लंबा साहब, ऐसी कोई मैं कह रहा हूं क्या एक बात, या आप भी हाथ जोड़ के निकल जाएंगे बाद में, अभी जो बात बोल रहे हैं और नेताओं की, मैं क्या बात बोल रहा हूं जिसमें हाथ जोड़ के मैं बाहर निकल जाऊंगा। जहां तक इन्होंने अमेंडमेंट की बात की, अमेंडमेंट क्या अमेंडमेंट है भाई साहब? ये बहुत ही अच्छा इशू था कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है किसी व्यापारी और किसान के बीच में, तो एसडीएम उसको 1 महीने के अंदर अंदर डिसाइड करे, या नहीं डिसाइड करता तो 1 महीने के अंदर उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिसाइड करे। इन्होंने कहा कि हमारे को कोर्ट जाने का राइट भी मिले। इस भले आदमी को बताए 151 सीपीसी, वैसे भी कोर्ट्स जाने को अगर कोई कानून बन जाए तो भी आप उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, वो इतनी पावरफुल, आप कोर्ट जा सकते हैं। और कोर्टों में अब तक 3 करोड़ केसेस थे और इस 1 साल में कोविड के बाद 1 करोड़ केसेस और बढ़ गए, तो पूरी जीवन लग जाता है, सिविल कोर्ट डिसाइड नहीं होते। सरकार ने बहुत अच्छा मैकेनिज्म दिया था, लेकिन आपके अहंकार ने, गोवानी खेड़ा मंडी में 350 करता है, वरना इस साल से बढ़ गया ये, ठीक है, और नहीं किया। ये जो किसानों ने मांगे नहीं वो लोग आए, और मैंने इनसे पिछले प्रोग्राम में 3 कानूनों के नाम पूछे थे, वो भी इन्होंने ढंग से नहीं बताए। बिल्कुल बिल्कुल। दीपक कुंवर जी, थैंक यू। बता दीजिए साहब। ये अच्छा सवाल है दीपक भाई, 1 किलो काटा कट रहा है अभी लंबा सा, मैं समझ गया, इसका बहुत अच्छा सवाल है। हर आदमी मंडी के मैकेनिज्म से परेशान है। और भाई मेरे दीपक, मैं तो हाथ जोड़ के कह रहा हूं, यही तो चीज की जा रही थी कि आपको इस मैकेनिज्म से बाहर निकाल रहे थे। जहां आपको बेस्ट प्राइस मिले, आप वहां अपनी चीज को सेल करो। आपको इस मंडी के गोरख धंधे से तो बाहर निकाला जा रहा था। ये सवाल मुझसे नहीं, ये सवाल आपको दीपक भाई इन किसान नेताओं से पूछना चाहिए कि आपको क्यों बार बार उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में आपको घुसाया जा रहा है जहां आपको ये सब परेशानियां हैं। आपको तो अगर ये मंडियां जो मैकेनिज्म है, इसके साथ आपको ओपन मंडी सिस्टम दिया जा रहा था, और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का जो फॉरमोस्ट रिकमेंडेशन था वो यही था कि नहीं, देयर मस्ट बी एन ओपन मंडी सिस्टम इन दिस कंट्री। ये सबसे फॉरमोस्ट था। और आप कहते हैं कि किसी ने डिमांड नहीं की थी। भाई मैं सैकड़ों एजिटेशन ऐसे जानता हूं जहां किसान नेता मंडियों में जाते थे या लोगों के बीच जाते थे और उछाल के कहते थे कि हमारी प्राइस हम खुद डिसाइड करें, हमारी फसल की प्राइस हम डिसाइड करें, कोई दूसरा हमारी फसल की प्राइस डिसाइड क्यों करे? और जब आपको ये अधिकार दे रहे हैं कि आप अपनी फसल का प्राइस आप खुद डिसाइड करें, तो आप झगड़ा करके शुरू हो गए। यही तो समझ रहे हैं दीपक भाई जी। अगले कॉलर जी, नाम बताइए साहब, कौन बोल रहे हैं? सर मेरा नाम राकेश कुमार है, तहसील तोसम, गाँव रोडा से। हाँ जी, बताइए राकेश कुमार जी। बीजेपी के नेता से एक सवाल था। सर पिछले 2 साल हो गए ट्यूबवेल कनेक्शन के पैसे भरे हुए, उसका अभी तक ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं मिला, पूरा पैसा भर रखा है। एक बार आते हैं तार खींच के चले जाते हैं, एक बार आते हैं पोल गाड़ के चले जाते हैं। अभी तक 2 साल हो गए पूरे, अभी तक टंकी और मोटर नहीं मिला है। क्यों, समस्या क्या? और भी पैसे भरवाने के बाद और रिश्वत के रूप में भी कुछ लिया गया आपसे? ना कोई बात ही नहीं चल रही। पता नहीं, किसान मर रहा है, 4 फसल चली गई, 2 लाख रुपए, 1.5 रुपए सैकड़े के हिसाब से उठा रखे हैं। नहीं, उसके बाद और भी पैसा लिया गया क्या भरवाने के बाद आपसे? ना और पैसा तो नहीं लिया गया, लेकिन ट्यूबवेल कनेक्शन कब होगा? सही बात है आपकी, बिल्कुल। तो हमसे क्या नाम बताया? राकेश कुमार, गाँव रोडा जी। राकेश कुमार जी, थैंक यू। आपका पर्सन अभी पूछ लेते हैं जी। 2 साल हो गए, इतना बड़ा अंबार पड़ा आपकी सरकार के सामने, सरकार आपके कागजों में उलझाए रखती है। सही सवाल है, ये सही सवाल है। ये राकेश भाई का ये सही सवाल है भाई। मैं भी जहां कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर उठाने का मुझे मौका मिलेगा, मैं आपके सवाल को जरूर उठाऊंगा। आम इंसान बेचारा इन परेशानियों से हर रोज रूबरू होता है, मैं खुद भी रूबरू होता हूं।
जो हमारा ये मैकेनिज्म है, ये जो हमारा ब्यूरोक्रेसी है, ये हमारा सरकारी सिस्टम है, इट्स ऑन वर्ज ऑफ कोलैप्स, खत्म हो गया ये। उनसे काम करवाना, उनके साथ काम करना महाभारत काम है। और इस बात के लिए बीजेपी के किसी प्लेटफॉर्म पर मेरी कोई बात सुनेगा तो उसको मैं कहूंगा कि भाई इन्हें बहुत दुरुस्त करने की आवश्यकता है। आपका सही सवाल है। तो समस्या हल कुछ होगी? मैं सोचता हूं मैं तो जहां कहीं रख सकूंगा इस सवाल को जरूर उठाऊंगा। लोग परेशान हैं, इस सिस्टम से परेशान है लोग। तो हमारे साथ ये बीजेपी के नेता और किसान समन्वय की एक कमेटी बना रखी है, उसके ये संयोजक हैं और एडवोकेट सुनील सोरान बीजेपी के हैं और अच्छे वक्ता हैं और एडवोकेट हैं ऊपर से। मेरे साथ बेबाक तरीके से बातचीत कर रहे हैं। आपके सवाल और जवाब इनके होंगे और आज भी ये अपनी बात पे डटे हुए हैं कि कानून कहीं ना कहीं किसानों के लिए फ़ायदा मंद है। ये आज भी ये कह रहे हैं और किसान बॉर्डर पे रुके हुए हैं। उनका साफ कहना है कि कानून वापसी तो घर वापसी, जब तक वापसी नहीं होगी। तो सुनील जी मेरे साथ एक कॉलर और है, उनको ले लेते हैं। एडवोकेट साहब जी बताइए, क्या नाम है साहब? हाँ जी, मेरा दूसरा सवाल ले लें, इसका जवाब नहीं दे पाए तो मैं कह रहा हूँ जमीन कुर्की का एक प्रोविजन है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रद्द होने के बाद किसान की जमीन की कुर्की हो गई। सेक्शन 17(4) इसमें स्टेकिंग बोलता है और लैंड रेवेन्यू एरियर, लैंड एरियर के माध्यम से उसकी रिकवरी के लिए इनका माध्यम है। तो ये किसानों की जमीन कच्ची था, इसमें लूट का एक कुर्की करने का एक अधिकार इन कानून में है। तो इसमें क्या कहेंगे? जी जी डॉक्टर साहब थैंक यू, आपका पर्सन अभी पूछ रहे थे जी, क्या कहेंगे साहब? नहीं, ये मैं सिर्फ बरगलाने वाली बात है। इसके अंदर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो तो सिर्फ प्रोड्यूस का कॉन्ट्रैक्ट है, जमीन से संबंधित इस बात की कोई बात नहीं है। और कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए ऑप्शनल है। ये तो इस तरह शो कर रहे हैं कि जैसे हर किसान को कॉन्ट्रैक्ट करना ही करना होगा। ये ऑप्शनल बात है। जिस आदमी का मन करता है कि मैं एक अच्छे प्राइसेस लूँ, मैं कुछ इनोवेटिव करूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट उसके लिए है। और इसके अंदर ये जो कॉन्ट्रैक्ट शामिल किया गया उसका फ़ायदा भी ये देने की कोशिश की है। चीज़ों को ज़्यादा सरल किया गया है और किसान को इसमें फ़ायदा हो। जो प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब कह रहे हैं ये बात नहीं है। कोई किसी की ज़मीन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट केवल प्रोड्यूस का होगा। थैंक यू। तो हमारे साथ एक कॉलर जुड़ जी, नाम बताइए, क्या नाम है साहब? हेलो, नाम बताइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी, कौन साहब बोल रहे हैं? सुमेर फौजी बोल रहा हूँ, छोटा साहब से जी। छोटा सा से सुमेर फौजी जी बोलिए। राकेश जी हैं? हाँ जी, सोरान साहब यहीं बैठे हैं, सुनील सोरान। हाँ सुनील जी, एडवोकेट साहब। हाँ बताइए बताइए, पर्सन बताइए साहब। प्रश्न ये है जी, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, ये इस कानून की इतनी पैरवी कर रहे हैं हाँ जी। तो एमएसपी के ऊपर गारंटी क्यों नहीं बनवा रहे? क्या गारंटी है कि कल जो है ये एमएसपी रहेगी या नहीं रहेगी? ऐसे जैसे बोल रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री जी ने बोल रहे हैं तो कल बात चली गई तो गारंटी कौन लेगा इस चीज की? कौन करेगा? बिल्कुल जी। सुनो सर। हाँ ऐसे तो रिवाड़ी के अंदर भी जो है फौजियों को बोला गया था कि तुम्हारे को जो है देख रहे हैं कि एक पेंशन जो है मैं एक पहली कलम से दूंगा। तो आज तक वो हमारे फौजी भाई हम जो है यहाँ जंतर मंतर बैठे थे, आज तक वो भी पूरी नहीं किया। तो बोली क्या तो रिटर्न में आती है ना। बिल्कुल। थैंक यू साहब, थैंक यू, आपका पर्सन सही है, वाजिब है। हेलो जी बताइए। नहीं, ये ठीक है, साहब की बात सही है। साहब मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि जिस एमएसपी की आप बात कर रहे हैं वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये एक अलग तरीके की चीजें हम सब किसानों के ब्रेन में डालने का प्रयास किया जा रहा है कि जैसे बड़ी रामबाण चीज है जिससे हमारे को फसलों का इतना ज्यादा प्राइस मिलने वाला है कि हम बहुत धनाढ़े हो जाएंगे। एमएसपी एक दुष्चक्र है। असल में आप देखोगे तो एमएसपी कोई आपको प्रॉफिटेबल प्राइस नहीं है और उसके बावजूद भी सरकार को एमएसपी देने में तो कहीं कोई नुकसान होने वाला ही नहीं है। अब तक एमएसपी आपको दे रही थी सरकार और आगे भी कुछ जिन फसलों की एमएसपी है आपको वो देती, कंटिन्यूस देती रहेगी। लेकिन झगड़ा इसके अंदर इन ये जो 3 कानून, एमएसपी तो इस कानून में कहीं टच भी नहीं हो रही है। यहां तो आप समझो इन 3 कानून लाने का पर्पस ये है कि जो खेती थी, जो अपनी एग्रीकल्चर सिस्टम था, जो ये एग्रीकल्चर बिजनेस था, इसके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी और आप इसको ओपनली नहीं कर पा रहे थे। आपको रिस्ट्रेन और रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता था और एमएसपी जैसे आपको राजी करने के लिए कोई चीज़ दे दी जाती थी इसकी जिसकी कहीं कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। परंतु फिर भी सरकार ने आपको शुरू से कहा है कि आपकी एमएसपी थी, है और रहेगी। एमएसपी में सरकार को कोई नुकसान नहीं है, परंतु किसान को इससे कोई फायदा भी नहीं है। किसान को प्रॉफिटेबल चीज ये है कि वो क्रॉप वेरिफिकेशन करे, एक एंटरप्रेन्योर की तरह बिहेव करे, आज के मार्केट का पार्टिसिपेंट बने
फायदा उठाए इन चीजों को, ये रिक्वायरमेंट है। चलो थैंक यू। अगला कॉलर, हाँ जी बताइए कौन सा बोल रहे हैं? लामा जी नमस्कार। नमस्कार साहब, कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं सेठू बेरला बोल रहा हूँ। शेडू बेरला जी, बताइए साहब। हाँ सेठू जी बोलो। चौहान साहब नमस्कार। नमस्कार सेठू हाँ नमस्कार। बताइए पर्सन, बताइए साहब। भाई छोटे सुनील भाई, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहूंगा, क्या ये कृषि कानून है वो वाकई में किसान के लिए हितकारी है, या सिर्फ महज आप इन कानूनों का जो पक्ष ले रहे हो, रख रहे हो, वो सिर्फ एक राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए कर रहे हो? बहुत अच्छा पर्सन है सेठू जी। छोटे भाई बहुत बढ़िया सेठू भाई, आप जैसे डायरेक्ट आदमी सवाल पूछे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पर्सन है साहब। हाँ बहुत अच्छा। हाँ सेठू भाई, मैं छोटे भाई जी, राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं मैं छोटे या भाई फिर ये वास्तव में फायदा है अभी सेठू भाई? मैं छोटे भाई को जरूर जवाब देना चाहूंगा। बहुत डायरेक्ट सवाल सेठू भाई ने मुझसे पूछा है, राजनीतिक जमीन तलाशना। मुझे आप ये बताओ कि आज जब इतना गर्म माहौल है, जब हमारा सारा परिवार सरकार के खिलाफ है, जब हमारे बीजेपी नेताओं को गांव में एंट्री नहीं है, आप सोचो सेठू भाई, जब आप ऐसे नाराज हो तो मैं जब गांव में जाता हूं तो गांव में मुझे भी मेरे भाई नाराजगी से ही बिहेव करते हैं कि वकील साहब जब हम सब नाराज हैं तो इन बिल्स का फेवर क्यों कर रहा है? तो राजनीतिक में जमीन तलाश रहा हूं या जमीन खो रहा हूं, ये तो आप अच्छी तरह समझते हैं। जमीन तलाशने की कोई बात नहीं है सेठू भाई, आपको कंटेंट को समझना चाहिए और उस भावना को समझना चाहिए जिस भावना से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, माननीय मनोहर लाल काम कर रहे हैं। आप शुरू से अब तक का काम, बीजेपी सरकार का काम, मोदी जी का काम या मनोहर लाल का काम देखेंगे तो आप एक चीज इसमें कॉमन पाएंगे, वो ये है कि हर जो ऐसी स्कीम जो लोगों के वेलफेयर के लिए की जा सके, और वो कितने से बड़ा रिस्क भी, उसमें कितने ही लोगों की नाराजगी लेने को भी तैयार हैं, लेकिन वो काम करना चाहते हैं जिससे इस देश के आम लोगों का भला हो। और किसान जाति एक बहुत बड़ा तबका है जिसको रिक्वायरमेंट है आगे बढ़ने की। जब किसान आगे बढ़ेगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा, और इसलिए किसान के हित में जो भी काम हो सकता है सरकार को करने को तैयार है। ये तो वो लोग हैं जिनकी चूल्हे हिल गई हैं, जो इस सिस्टम और इस मैकेनिज्म से फायदा उठा रहे थे, उनके लिए अब दिक्कतें पैदा हो रही हैं और वो उन्होंने बाहर निकल के शोर मचाना शुरू कर दिया है। थैंक यू, शेडू भाई का जवाब मिल गया होगा जी। एक अगले कॉलर मेरे साथ काफी देर से जुड़े हुए हैं, उनसे भी पूछ रहे थे। जी साहब नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ हरियाणा से, बड़ा से समा। हाँ क्या नाम बताया? हरप्रीत जी। हरप्रीत जी बताइए। सर ये कह रहे हैं जो वहाँ पर वो लोग हैं, कौन से लोग हैं बता तो दो हमें। आप ये बोली जाते हो कोई लोग वहाँ बैठे हैं 4 महीने 5 महीने से बैठे हो, बेवकूफ कोई है? कितने बंदों की वहाँ शहादत तो शहीद हो गए वहाँ पर। सरकार इतने कोई और एक्शन नहीं ले रही। एक्शन क्या ले रही है? बैठे हैं मोदी वहाँ प्रचार कर रहे हैं, मंगा ले। वहाँ नहीं कोरोना हो रहा है, यहाँ का कोरोना हो गया। कोरोना सारा भग जाएगा, 2 मई को इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद सारा लोग। थैंक यू साहब, थैंक यू साहब। अभी आपका पर्सन कर लेते हैं। चलो ये तो कोई खास इनका बात नहीं है, ये खाली इतना पूछ रहे हैं कौन से लोग बैठे हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं। आप बार बार कह रहे हैं कि वो लोग बैठे हैं, इनका कहने का सीधा है कौन से लोग बैठे? शायद इन्होंने शुरू से शायद इन्होंने लेट ज्वाइन किया होगा या पुरानी अपनी डिबेट नहीं देखी होगी। भाई को मैं सिंपल बता देना चाहता हूं, मैं भी नमन करता हूं उन किसान भाइयों को जिन्होंने अपनी शहादत दी है। उनकी शहादत पवित्र है और उसका हम सम्मान करते हैं, आत्मा से सम्मान करते हैं और परम पिता परमात्मा से दरखास्त करते हैं कि उनकी आत्माओं को अपने चरणों में स्थान प्रदान करे। लेकिन इसमें 2 तबके के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिनके फायदे थे, जिनको अब नुकसान होने वाला है। उन्होंने एक सिस्टम को उठा के और आगे बढ़ना शुरू कर दिया, और जिसमें सीधा साधा हमारा किसान भाई जो बोला है, क्योंकि वो सिस्टम से परेशान था, वो दुखी था, उसके पास इतनी इनकम नहीं थी, हर बार उसे परेशान होना पड़ता था, समझ कम है, और वो इनके साथ हो लिया। और इस बात का फायदा ये वो लोग जिन्हें इस वर्तमान सिस्टम से, यानी इन APMC एक्ट से, ये जो कानून है, इनसे फायदा था, जिसको अब नुकसान होने वाला है। ये जो बिचौलिए लोग थे, इन्होंने, क्योंकि अब इनको नुकसान होने वाला है, अपनी चीजों का इस्तेमाल करके सीधे साधे किसान को बहका के बॉर्डर पर ले गए। ये वो लोग हैं बिचौलिए। साहब अगले कॉलर मेरे साथ जुड़े हुए हैं जी। नाम बताइए साहब, कौन बोल रहे हैं? हेलो, बताइए नाम बताइए साहब। निम्बाराम चौधरी। निम्बाराम चौधरी जी, कहाँ से बोल रहे हैं? बाड़मेर। बाड़मेर से बोल रहे हैं, राजस्थान से। बताइए साहब। हाँ सर, बताइए क्या पर्सन है आपका? पर्सन ये नेताजी को पूछोगे अपने किसान और खाने के बिना चल जाएगा, तो ऐसे ही अपने कानूनी कागजों में खाना डालोगे?
ये है कि किसानों की हर कोई चीज का भाव घटाया जा रहा है, किसानों की सुनी नहीं जा रही है। तो ये नेताजी को पूछो भी ऐसे कब तक चलेगा? 2024 तो फिर आ रहा है। ठीक है, पिछली बार किसानों ने आपको सर पे बिठाया, अगली बार सर से उतार देंगे, और क्या। बिल्कुल, थैंक यू साहब, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी। बाड़मेर से जी ये निमाराम जी कह रहे हैं कि किसानों का हर चीज आप घटाते आ रहे हैं, तो कागजों में रोटी खा लेंगे, कागजों में फंसाए रखेंगे। नहीं नहीं निम्बाराम जी, बिल्कुल नहीं। ये सरकार आपकी सरकार है, ये सरकार आपके लिए सरकार है और आपकी बनाई हुई सरकार है, और ये सरकार वो सब कदम उठाएगी जिससे किसान का भला हो, फायदा हो, और आपके भले और फायदे के लिए ही तीनों किसान बिल ये सरकार लेके आई है। और आप समझो इस सरकार ने इतना बोल्ड स्टेप उठाया है, जब ये जानती सरकार कि बिचौलिया बहुत पावरफुल है, विपक्षी दल बहुत पावरफुल है, और वो हर काम ऐसा करने का प्रयास करेगा जिससे सरकार को नुकसान हो सके। लेकिन सरकार आपसे वादा करती है, प्रॉमिस करती है, और सरकार आपके हितों के लिए काम करेगी। जी थैंक यू। हमारे साथ एक कॉलर और जुड़े हुए हैं, उनसे सीधा संपर्क कर लेते हैं। आज आपके पर्सन होंगे, सुनील जी के जवाब होंगे, और बीजेपी के सभी आला अधिकारी, आला नेता और सीएम तक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, और वो आपकी जो समस्या है उनको समझ भी रहे हैं, लाइव देख रहे हैं वो भी हमारे साथ। तो कुछ एक नेता हमारे साथ, एक किसान और जुड़े हैं। जी कौन बोल रहे हैं साहब? हाँ जी सर, मैं हिसार डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ, राम कुमार। हाँ जी, हिसार से राम कुमार जी, बताइए। हाँ जी सर, मैं इन सर से पूछना चाहता हूँ कि कह रहे हैं एमएसपी थी रहेगी, मंडियां थी रहेंगी। हरियाणा में कम से कम 10-15 मंडियां बंद हो चुकी है सर। ठीक है सर। और एक सर मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जहाँ का भी कोई राजा होता है उसको इतना नरम भी नहीं होना चाहिए कि दूसरे देश उसको लूट कर खा जाए, और उस देश के राजा को इतना सख्त भी नहीं होना चाहिए कि पब्लिक उसके ऊपर थू थू करे। अब सारी पब्लिक, सारी इंडिया, सारा भारत, सारा देश थू थू करने लग रहा है। इनको गांव में घुसने नहीं देते, इनसे घृणा कर रहा है, नफरत कर रहा है। ईवीएम के बल पर ये जीत गए, आगे से वो भी नहीं होगा, परंतु ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग सर? जी क्या नाम बताया? राम कुमार मित्तल है सर। थैंक यू साहब, मित्तल साहब अभी पूछ लेते हैं आपका पर्सन अब। जी राम कुमार मित्तल जी का वाजिब जवाब है सब। क्या कहें? अच्छा नहीं, राम कुमार जी का अच्छा सवाल है। राम कुमार जी, हम इस पैटर्न को समझते हैं, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी इस पैटर्न को अच्छे से समझती है कि कौन लोग विरोध कर रहे हैं। राम कुमार जी, जब बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ आने वाला होता है तो ऐसी चीजें होती हैं। ये क्या है कि पुरानी जो व्यवस्था थी, जो पुराना स्ट्रक्चर था, बीजेपी ने उसको गिरा दिया। अब नई बिल्डिंग बन रही है। जब नई बिल्डिंग बन रही है तो कुछ लोगों को बहुत तकलीफ होनी है। ये वो तकलीफ है जो सामने निकल के आ रही है, लेकिन ये बिल्डिंग तो बनेगी, ये नया स्ट्रक्चर तो बनेगा। आम आदमी के लिए कमिटेड है बीजेपी की सरकार, और आम आदमी के लिए काम करेगी। जिनको तकलीफ है वो कुछ दिन के लिए शोर मचाएंगे, वो भी ठीक हो जाएगा सब। एक हमारे साथ कॉलर और जोड़ो। जी 1 मिनट होल्ड कीजिए आप, 1 मिनट बस, अभी हम आपको लाइन पे लेते हैं। जी बताइए, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं कैथल से बोल रहा हूँ, सुरेश शर्मा जी। सुरेश शर्मा जी कैथल से बोल रहे हैं। जी बताइए साहब, क्या पर्सन है? सर मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ, जैसे चलो मान लिया ये किसानों के हित में है कानून, ठीक है सर, चलो उनसे आड़तियों से बचा दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, जैसे अब कनेक्शन निकले हैं बोरों के, ट्यूबलों के लिए, अब मेरे पास मतलब 2 किल्ले हैं, 2 किल्ले में 2.5 किल्ले में कनेक्शन लगाना है, और अथॉरिटी 70,000 रुपए की ट्रांसफार्मर के लिए और बोर के लिए मतलब लगभग 2.5-3 लाख रुपए खर्च होगा। ठीक है साहब। मेरे पास सर बैलेंस नहीं है, तो मैं किसके पास से लूंगा? किसके पास से लेंगे? सर आरती के पास तो जाना ही पड़ेगा ना। हाँ। और आरती देने से मना करता है, क्योंकि सीधे डायरेक्ट खातों में आई पेमेंट। तो आरती अगर मना कर दे तो कहाँ जाएंगे सर? बात वाजिब आपकी। पहले आरती एक किस्म का मुनीम, एक कैशियर, आधी रात का हाथ का गहना है देश की भाषा में, है। चलो थैंक यू साहब, पर्सन अच्छा है इनका, आप समझ चुके होंगे, दोबारा कहने की। मैं समझ गया। देखो, अगर उसको आड़ती को इससे इतना, इन भाई से इतना ही प्रेम है, तो मुझे लगता नहीं कि उसको इस बात से तकलीफ होनी चाहिए कि खाते में इसके पैसा भाई के डायरेक्ट जा रहा है। मुझे तो अभी वो कह रहे हैं जरूरत पड़ गई हमें, अब कहाँ जाएंगे, हमारे पास पैसे नहीं है। भाई वो तो पैसे तो आपको प्रेम में दे रहा है ना। जो आड़ती आपको पैसे इसलिए देता है कि इट इज आउट ऑफ लव, कि वो आपको पसंद करता है। उसको आपकी फसल से लालच क्यों है? तो भाई आपका तो मुझे लगता है कि डबल स्टैंडर्ड का सवाल है। अगर एक्चुअल में आड़ती आपको पसंद करता है तो आज भी आपको पैसे देगा, और आपका उसका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। जब आपकी जेब में पैसा आएगा आप उसको रिटर्न कर देंगे। ये तो सिंपल है। नहीं होल्ड करो, अब ले लो सवाल। हाँ जी बताइए साहब, बताइए।
लंबा साहब मेरा सवाल एक और है कौन बोल रहे हैं, पहले नाम बताइए। जी, सेठू केरला ही बोल रहा हाँ बताइए साहब, सेठू जी। हूँ। ये सुरान साहब कह रहे हैं बीजेपी किसान हितैषी पार्टी है। ठीक है। ठीक है, मानता हूँ, मान लेता हूँ उनकी बात, किसान हितैषी पार्टी है। मेरे बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र का कपास का पीछे 17 करोड़ रुपए मंजूर हुआ था मुआवजे का। मिला नहीं मिला? उसमें से 7 करोड़ तो किसानों के खाते में आ गए और 10 करोड़ रुपए जो ऊपर से आए हुए थे वो जिला प्रशासन ने वापस भेज दिए। क्यों? मैं ये सवाल श्रवण साहब से पूछना चाहूंगा कि ऐसी क्या स्थिति बनी कि किसानों के मुआवजे के पैसे जो उन्होंने प्रीमियम दे के जेब से पैसे बीमा करा के पैसे भरे थे और वो सरकार ने वापस क्यों मंगवाई? बहुत अच्छी बात है जी। नहीं, सेठू भाई का अच्छा सवाल जी है। सेठू भाई, थैंक यू, धन्यवाद आपका। हमारे साथ आप जुड़ रहे हैं, आपका तय दिल से हम सभी कंटिन्यू। मेरा एक क्वेश्चन और भी है। हाँ बताइए। आप मुझे वो लिस्ट दे, सेठू भाई मुझे वो लिस्ट दे देना, मैं हाँ आपको जी। दिला देंगे पैसे। मेरे पिछले सवाल के जवाब में श्रवण साहब ने कहा था कि चुनाव के समय चुनाव राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कुछ मैकेनिज्म बाहर निकल आते हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा भाई सेठू भाई, आप अपनी तरफ से सवाल कर रहे हो। चलो आपका जवाब, सेठू जी आपका जवाब अभी ले लेते हैं, अभी ले लेते हैं जी। बताइए सब क्या कहेंगे। ये ठीक है। अभी आप कह रहे हैं ना, आप लिस्ट दे दिए, दिलवा देंगे पैसे। ऐसी कोई परेशानी ये लिस्ट एक खाली बाडड़ा की बात नहीं है, पता नहीं पूरे हरियाणा में कितनी नहीं, हम जगह बात- दिलवा देंगे, सिस्टम को ठीक करेंगे। ये सही है बात। मैं तो पहले स्वीकार किया था कि सिस्टमेटिक लैप्स होते हैं कई बार, उसको करेक्ट कराएंगे। और सेठू भाई, अगर आपकी ऐसी कोई व्यक्तिगत परेशानी है आप मुझे बताओ, मैं और आप तो एक दूसरे से जुड़े हुए बताइए साहब, जल्दी हैं। ऐसे ही किसी भाई के अगर पैसे बच गए हैं जो नहीं आए हैं तो आप इसको जरूर रखेंगे सामने और उसको कराएंगे। ये तो पेमेंट करा के देंगे आपको, इस बात की कोई चिंता नहीं है। 1 मिनट जी होल्ड करो आप। हाँ जी, अगले कॉलर है मेरे साथ। आप हरियाणा न्यूज 24 लाइव देख रहे हैं, आपकी बात ऊपर तक जा रही है। और मेरे साथ बीजेपी के नेता बैठे हुए हैं, सुनील सोराण, जिन्होंने हिम्मत दिखाई हरियाणा में पहली बार लाइव आके किसानों की बात सुनने को लेके। ये जो नेता मेरे साथ बैठे हुए, इन्होंने हिम्मत तो दिखाई, नहीं तो हम हरियाणा के सभी नेताओं से बातचीत करते रहते हैं, कोई भी कैमरे के सामने आने से मना करते हैं साहब कि हम बातचीत बिल्कुल नहीं करेंगे, कोई इंटरव्यू नहीं करेंगे। इन महानुभावों ने हिम्मत दिखाई। फिर भी हम कहना चाहेंगे, बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे सुनील सोराण एडवोकेट और कृषि मंत्री के साथ किसानों की बात सीधे तरीके से लें और उनसे बातचीत करेंगे। कोशिश रहेगी हमारी, सुनील सोराण भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, ये एडवोकेट हैं उसके तौर पे, और कृषि मंत्री भी हमारे साथ बातचीत में शामिल होंगे और आपके इसी तरीके से पर्सन होंगे और उनके जवाब होंगे। जी बताइए, कौन सा बोल रहे हैं आप? हाँ जी, मैं संदीप बोल रहा हूँ जी, मुडलाना से, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट। ठीक है साहब, बताइए। संदीप जी मुडलाना सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं, बताइए। हाँ जी, तो दुष्यंत जी ने बोला था कि तो किसानों की फसल बिकने के बाद तो 72 घंटे के बाद पेमेंट हो जाएगी, तो उसके बाद जो पेमेंट नहीं होगी तो उनको ब्याज समेत पैसा देंगे। लोगों की 10-10 दिन हो गए जी, फसल बिक रही है और वो टोकन लग रहा है, अभी तक किसी के खाते पैसे नहीं आए, तो ब्याज देंगे कि ना देंगे जी? बहुत अच्छी बात है साहब। दुष्यंत चौटाला ने कहा था साहब, आपकी पार्टी के हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, क्या कहेंगे बताइए। देखो, ये प्रयास है सरकार का, शुरू से प्रयास अभी ब्याज मिलेगा नहीं मिलेगा, अभी क्यों मिलेगा ब्याज, जो वो कमिटमेंट है सरकार की वो आपकी पूरी होगी, ब्याज मिलेगा। और जो कमिटमेंट है कि 24 घंटे के अंदर आपको अपनी फसल का पैसा मिले, उसको भी सरकार फुलफिल करेगी। इसलिए तो सरकार ये प्रोसेस अडॉप्ट कर रही है। अदरवाइज पहले आड़ती के थ्रू आपका पैसा आता था तो महीनों तक लटका रहता था, क्योंकि पहले आड़ती के अकाउंट में पैसा था, फिर वो आपके साथ सेटल करता, फिर आप उसके चक्कर काटते, फिर उसके बाद आपके पास पैसा आता था। महीना, 1.5 महीना, 2-2 महीने लग जाते थे। अभी 24 घंटे 36 घंटे के अंदर आपका पैसा आएगा। सरकार कमिटेड है इस चीज के लिए, जरूर लेके आएगी सरकार आपको पैसा। थैंक यू साहब। पर्सन बताइए, क्या पर्सन है जी? ये जो अभी पर्सन था वो पूरा हो चुका बाइक का, अभी क्लियर कर दिया आपने? चलो ठीक है साहब। आप नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं, नाम बताइए। मैं शिवानी से बोल रहा हूँ, ओम प्रकाश सूरा बोल रहा हूँ। ओम प्रकाश सूरा शिवानी से। बताइए ओम प्रकाश सूरा जी, क्या पर्सन आपका सुनील सोराण एडवोकेट के लिए? जो 3 कानून है, इनसे फायदा क्या होने वाला है? जो चीजें खेती के लिए चाहिए उनके रेट तो बढ़ा दिए गए, उपज के रेट बढ़ नहीं रहे हैं, तो आमदनी दोगुनी कैसे होगी? ये तो आधी हो जाएगी इस तरह से तो। जी थैंक यू, थैंक यू ओम प्रकाश सूरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी मैं पूछ लेते हैं जी, क्या कहेंगे? रेट तो सारे बढ़ा दिए, कहने का फायदा कैसे होगा? देखो, मैं ये पहली बार किसी का मैं कह रहा हूँ लॉजिकल सवाल आया है कि आपकी कैसे आपकी आय कैसे बढ़ रही है। जब ये पहले बिल की अगर अपन बात करें, जो पहला बिल था वो था
ओपन मंडी सिस्टम से रिलेटेड, यानी कि आप अपनी फसल को कहीं भी बेच सकते हैं। कहीं भी बेच सकने का मतलब कि जो आपके नंबर ऑफ बायर्स हैं, जो आपके कस्टमर हैं, वो बढ़ने का मतलब आपकी फसल को आपके खेत में खरीदा जाना। जब आपकी फसल आपके खेत में खरीदी जाएगी तो आपको दो लाभ होंगे। एक तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, घटेगी, आपकी कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी क्योंकि आपको मंडी तक जाना नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, जब आपके पास कस्टमर आएगा तो आप अपना प्राइस खुद डिसाइड करेंगे, क्योंकि जब आप मंडी में अपनी चीज को लेके जाएं तो आपकी मजबूरी होती है, अगर आप उसे वापस लेके आएंगे अपने प्रोड्यूस को तो आपको डबल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग जाएगी, इसलिए आप हर हालत में उसको वहीं बेच देना चाहते हैं। लेकिन अगर कस्टमर आपके घर आता है तो फिर आप डिसाइड करेंगे कि भाई आप इसका क्या प्राइस लें। इस तरह से आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घटी। दूसरा, आपको अपनी प्रोड्यूस का आपको जो प्राइस चाहिए वो मिला। दूसरा चीज लेके आए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का पर्पस भी यही था कि नए प्लेयर्स फिर इस धंधे के अंदर आए, इसको काम करें। आपके पास जमीनें हैं, आपके पास लेबर है, लेकिन आप नए एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। नए एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते तो एक आदमी बाहर से आया पैसा लगाने के लिए, जो एक्सपेरिमेंट करेगा, जो मार्केट स्टडी करेगा। जिन लोगों ने एडवांस में मार्केट स्टडी कर ली थी वो आज से 6 महीने पहले से जानते थे कि इस बार सरसों के प्राइस बढ़ने वाले हैं, क्योंकि मलेशिया से जो हमारा पाम ऑयल आता था हमने उसकी इंपोर्ट बंद कर दी है। इसलिए ऐसे लोग जो मार्केट स्टडी करते हैं वो आपसे डिस्कस करेंगे और वो प्रोड्यूस आप लगाएंगे जिससे आपको लाभ हो। तीसरी बात, आपको जो आपको छूट दी गई थी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में, वो भी आपको एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए दी गई थी। आज लगता है कि आपके प्राइसेस अच्छे नहीं हैं और 6 महीने के बाद आपको अच्छे प्राइसेस मिल सकते हैं। आप अपनी प्रोड्यूस को किसी सामने वाले के साथ मिलकर स्टोर कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं अपने अच्छे प्राइसेस आने तक का। पैसा कोई और व्यक्ति लगाने वाला है, इसलिए आपको ये चिंता भी नहीं रहेगी कि हमें आज ही अपनी फसल बेचनी है, क्योंकि आपका रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा। इसके बाद साथ साथ सरकार ने एफपीओ और बनाए हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इन एफपीओ के माध्यम से आप कलेक्टिवली बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर अपने हिसाब से अपने प्रोड्यूस को स्टोर कर सकते हैं, रोक सकते हैं, वेयर हाउसेस बना सकते हैं या फूड प्रोसेसिंग कर सकते हैं। ये 4 टायर का मैकेनिज्म था जो सरकार ने आपके लिए दिया था, जिससे आपकी जो एक फार्मर की थी इनकम इंप्रूव होने वाली है। थैंक यू साहब। हाँ जी, नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं? देवीलाल चौधरी बोल रहा हूँ सर, जोधपुर से। जोधपुर से बोल रहे हैं देवीलाल चौधरी जी, बताइए क्या प्रश्न है? प्रश्न है, नेताजी को पूछिए किसानों से खपा रहे होगा तो कैसे होगा। ठीक है ना, किसानों को हर बात के लिए पीछे धकेला जा रहा है। तो नेताजी को पूछो कि आगे 2024 आने वाला है। थैंक यू साहब, थैंक यू साहब, थैंक यू। ये कोई खास पर्सन नहीं था, हम अगला कॉलर ले लेते। हाँ जी, नाम बताइए साहब, कौन बोल रहे हैं? मैं फरीद अली। सवीद अली? फरीद अली। हाँ फरीद अली जी, बताइए कहाँ से बोल रहे हो? मैं उत्तर प्रदेश मैनपुरी जनपद से बोल रहा हूँ। उत्तर प्रदेश मैनपुरी जनपद से बोल रहे हैं, बताइए साहब। मैं ये पूछना चाहता हूँ सांसद जी नेताजी से कि एमएसपी गारंटी योजना लागू होगी या नहीं। एमएसपी गारंटी योजना लागू होगी या नहीं होगी? हाँ जी अली साहब, आपकी एमएसपी रहेगी, है और थी। एमएसपी को आपको कोई फरीद अली जी, आपकी एमएसपी को कोई टच नहीं कर रहा है। एमएसपी आपकी है। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? उसे आप रहेगी या नहीं रहेगी वो नहीं, आप गारंटी योजना में क्यों नहीं ला रहे, उसे लिख के देने में क्या परेशानी है आपको? थैंक यू साहब। अली साहब, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपका पर्सन लेते हैं आप, बताइए साहब। नहीं, जब पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री का ऑन रिकॉर्ड, ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड आ गई बात और कहा कि आपकी एमएसपी रहेगी, तो उससे ज्यादा कानून की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये कानूनी है, आपकी एमएसपी रहेगी और आप प्रिजम्पशन पे कोई सवाल ना पूछें, कोई डाउट ना करें इन चीजों के लिए। आपकी एमएसपी है, जिस प्रकार से जो मैकेनिज्म चल रहा था वैसे के वैसे चलता रहेगा। जी, अगला पर्सन है, कोई बात नहीं जी, आप नाम बताइए, कहां से बोल रहे हैं? हम संदीप बोल रहे हैं, मुखलाने से मैंने पहले कॉल किया था, साहब ने उत्तर दिया था कि साहब आपका पर्सन हो चुका, काफी कॉलर है हमारे साथ। संदीप जी, ये था ना, ये बोल रहे थे बोले भाई बिने पीछे नहीं आते, बिने पीछे आओ ना आओ, हमारी फसल गिरते ब्याज बंद हो जाता बनिए के। वही भाई, ये मंडी में ऑनलाइन 10 दिन में पैसे आओगे तो उनका ब्याज कौन भुगतेगा? बिल्कुल सही बात है जी, अभी पूछ लेते हैं आपका पर्सन। जी हेलो, मैं पूछना चाहता हूँ, ये मानते हैं कि मेरे किसान शहीद हुए हैं। हाँ। क्या मछुआर खट्टर प्रधानमंत्री इस चीज पे खेद व्यक्त करेंगे कि किसानों की शहादत हुई है? जी डॉक्टर साहब, जी 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 जी
भाई डॉक्टर साहब, मेरा इतना बड़ा लेवल नहीं है, मैं बहुत साधारण आदमी हूं, मैं बहुत साधारण चीजें बात कर रहा हूं। आप जो बात कर रहे हैं ये बहुत बड़े लेवल की और बड़ी बात है। मुझे नहीं पता इस बात का कि प्रधानमंत्री जी इस बात पर कैसे कहेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने शुरू से कहा है कि आंदोलन पवित्र है, आंदोलन की पवित्रता को वो मानते हैं और साथ साथ किसान का वो सदैव सम्मान करते हैं। किसानों से उन्होंने हाथ भी जोड़े हैं और किसानों को उन्होंने बात करने के लिए, बातचीत के लिए भी हमेशा इनवाइट किया है और किसान हित में ही ये सरकार काम कर रही है। पार्टी कमिटेड है, मोदी जी कमिटेड हैं कि किसान का भला हो। हाँ जी, आप 1 मिनट होल्ड कीजिए। नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं? हम कुलदीप फौजी बोल रहे हैं। कुलदीप फौजी जी, बताइए कुलदीप फौजी साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं रोहतक से बोल रहा हूँ। मैं नहीं कर रहा हूँ, वकील साहब कह रहे हैं एमएसपी रहेगी, ठीक है। और संसद लोकसभा में, विधानसभा में प्रधानमंत्री ने बोल दिया है, बोल दिया तो यही कानून जो मतलब कानून बनाए, ये लोकसभा कानून लोकसभा बोल कानून बन क्या एमएसपी पर बोल रहे हैं। कोई भी हम सरकारी नौकरी करते हैं, उसकी बेसिक प्राइस होती है, वो कानून उससे नीचे हम हमारे कोई तनख्वाह नहीं देता। किसान का है एमएसपी से कोई खरीदते हैं, पिक्चर को खरीदता है, उसके कानून का मतलब सरकार होता है, हम तो यही बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कुलदीप फौजी बोल रहे हैं। थैंक यू साहब। क्या कहेंगे? नहीं, हर भाई का यही सवाल है। आप एमएसपी को एक रामबाण मान के चल रहे हैं कि एमएसपी पता नहीं कितनी बड़ी क्या चीज़ है। मैं उनको बार बार ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ, भाई एमएसपी केवल मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ये कोई बहुत बड़ा रामबाण नहीं है जो आपका अमूलचूल आपके परिवर्तन लाने वाला है। सरकार पहले भी आपको एमएसपी देती रही, आगे भी सरकार आपको एमएसपी देती रहेगी, इसमें सरकार को परेशानी क्या है? तो साधारण सा काम है, सरकार पहले दे रही थी, आगे भी कंटिन्यूस देती रहेगी। जी, हमारे साथ एक कॉलर और जुड़े हुए हैं। जी बताइए, कौन साहब बोल रहे हैं? हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार। बताइए साहब, जल्दी बताइए, कौन साहब बोल रहे हैं? रामायण से जो आपके साथ में साहब बैठे हैं बीजेपी के नेता साहब, कौन साहब बोल रहे हैं? नाम बताइए। धीरज बोल रहा हूँ जी, धीरज भिवानी से। कहाँ से? भिवानी। भिवानी से। धीरज जी बताइए। मैं ये पूछना चाहता हूँ नेताजी से, ये बोल रहे हैं अभी प्रधानमंत्री बोलते हैं कि आंदोलन पवित्र है, तो उनके सारे बीजेपी के नेता तो आंदोलनकारियों को खालिस्तानी और पाकिस्तानी बता रहे हैं, तो किसकी बात माने? नीचे वाले कुछ बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री की वोट लेके बोले आंदोलन पवित्र है। बिल्कुल वाजिब प्रश्न है जी, सही बात आपका। चलो पूछ लेते हैं ये भी आपका प्रश्न। जी क्या कहेंगे साहब? आप कह रहे हैं पवित्र, तो आपके बीजेपी नेता खालिस्तानी बता रहे हैं। नहीं, किसानों को किसी बीजेपी भाई मेरे किसानों को किसी बीजेपी नेता ने खालिस्तानी या आतंकवादी नहीं बताया है। बीजेपी और किसान को दो अलग अलग चीजें थोड़ी हैं, या बीजेपी में कोई ऊपर से आगे थोड़ी नेता नगरीकरण लग रहे हैं। आपके ही तो बेटे हैं, आपके तो बच्चे हैं, आपके परिवार के तो हिस्से हैं। आंदोलन किसी किसान को किसी ने आतंकवादी नहीं बताया है। जी जी जी, थैंक यू। जी कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं साहब? नाम बताइए। हेलो, चलो आगे वो कॉलर कर। जी सुनील जी, बाकी पर्सन मिले जुले आ रहे हैं सबके। चलो ये तो सही है, लेकिन जो बातें हो रही हैं आला कमान तक भी पहुंच रही हैं, लोगों की समस्याएं, तो कहीं ना कहीं आपके जो नेता है बीजेपी के, वो पब्लिक से भाग क्यों रहे हैं, कट क्यों रहे हैं? अगर इस तरीके से आप आ रहे हैं, लोगों को समझाएं या लोगों के बीच में नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन किसी तरह से संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन वो तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है ज़बरदस्ती हम प्रोग्राम करेंगे। बस उनका एक ही एजेंडा है कि प्रोग्राम करेंगे, हर जगह पुलिस के दम पे करेंगे। तो ये कहाँ तक वाजिब है? नहीं लामा साहब, ऐसा नहीं है। आप ये मान के चलो, पिछले 6-8 महीने से, जब से ये नए 3 फार्म बिल्स आए हैं, तब से ही भारतीय जनता पार्टी के सभी लीडर्स की ये प्रयास रही है, और उन्हीं तो लीडर्स की ये आदेश के अनुसार है कि मैं भी किसानों से संवाद करने का प्रयास कर रहा हूँ, लोगों से बातचीत करने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये प्रयास है कि जो भ्रम है, जो एक भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है विपक्ष ने या कुछ लोगों ने जिनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट थे, उसको ख़त्म किया जा सके। तो बीजेपी के सभी लीडर्स का प्रयास है, संवाद हो, चीज़ें कम्युनिकेट की जाएं, लोगों से टच किया जाए। लेकिन जब लोगों के बीच आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि परेशानियां तो कई तरीके की हैं, लोगों को दिक्कतें कई तरह की हैं, और संवाद से वो लोग डरते भी हैं। अगर डायरेक्ट किसान से कम्युनिकेट होना शुरू हो गया तो किसान समझ जाएगा, फिर इनकी बातों में उन्हें उसे बहलाना फुसलाना मुश्किल काम हो जाएगा, बरगलाना मुश्किल काम हो जाएगा। इसलिए वो लोग एक बीच में हिंड्रेंस बन जाते हैं, बैरिकेड बन जाते हैं, ताकि हमारे नेता आम पब्लिक तक पहुंच ना पाएं। और इसलिए शायद हमने भी ये सोशल मीडिया का सहारा लेना शुरू किया है कि किसान से, लोगों से डायरेक्ट टच किया जा सके। जी कौन बोल रहे हैं साहब? हाँ, मैं सिंह बोल रहा हूँ सर। नाम साहब समझ में नहीं आया जी। सुरेंद्र सिंह बोल रहा था। अच्छा सोरेन सिंह जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, मैं एमपी से बोल रहा था। एमपी से बोल, बताइए साहब क्या प्रश्न है? मेरा निवेदन ये है, इनसे जो पूछना है कि कोविड में जब से पिछले साल से चल रहा है टेंशन प्रॉब्लम, तो प्रधानमंत्री जी जो है, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है रोने वाला,
चार लोग भी जलाने वाले नहीं मिलेंगे इनको। पर्सन क्या है साहब? इस तरीके से 50% आबादी को निपटाने में लगे हुए हैं क्या ये किसान बिल से किसान- संबंधित साहब किसान बिल के लिए बात कीजिए साहब। चलो कोई नहीं, हमारे साथ दूसरे कॉलर जुड़े हुए हैं। जी हेलो, हेलो, बताइए साहब कौन बोल रहे हैं? लामाजी एडवोकेट सुनील शौरम बोल रहा हूँ। हाँ सुनील जी, एडवोकेट जी, ये हमारे सुनील सोरान भिवानी और दादरी बैठते हैं हमारे साथ, काकोडोली से हैं ये, व्हाइट हाउस से आते हैं। सुनील जी हाँ, चाचा क्या बोल। क्या कहेंगे साहब? हाँ, एक बार इनसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। हाँ जी। आपके पास बीजेपी नेता बैठे हैं, इनको बताइए आप मेरा नाम। हाँ जी पूछिए समझ में नहीं आया। साहब, पर्सन पूछिए। हाँ नहीं वो नहीं, आप ये सुन रहे हैं क्या मेरा प्रश्न को अभी? ये हाँ सुन रहे हैं साहब। हाँ बोलो बोलो। हाँ सुनील ऐसा भाई पहचान लिया होगा। हाँ जी, चाचा चाचा बोल रहे हैं आपको, चाचा पहचान बोल लिया। रहे हैं। बोल रहा हूँ इसका मैं। हाँ। अच्छा ये बताओ, चलो आज हम एक सोशल मीडिया बैठे लाइव चल रहा है। हाँ जी। फिलहाल जो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सुनील से कि जो ये फिलहाल जो ये दाम बढ़े हैं डीएपी के, इसके पीछे क्या लॉजिक बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा पर्सन है साहब आपका, बिल्कुल। हाँ थैंक यू चाचा, थैंक यू करो चाचा को। देखो बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप भी कर दीजिए। हाँ थैंक यू चाचा, आपने अच्छा सवाल पूछा। डीएपी के जो प्राइसेस बढ़े, मुझे लगता है कि सरकार ने उसको विड्रॉल कर लिया है। ये रोल बैक हो गए, प्राइसेस वापस कम हो गए हैं। अब वो प्राइसेस नहीं रहे जो बढ़ाए थे, प्राइसेस वापस रोल बैक कर लिए सरकार ने। जी अगले हाँ अगला कॉलर लो जी। हाँ जी बताइए साहब, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? लाभा साहब, सतपाल लारा बोल रहा हूँ रोहतक से। सतपाल नारा जी, रोहतक से, बोलिए साहब। साहब एडवोकेट साहब से ये पूछो कि ये बीजेपी के जो आज ठेकेदार बन रहे हैं, इनकी क्या हैसियत है? अगर किसी चीज का यहाँ कमिटमेंट करेंगे तो वो पूरा होगा क्या? बिल्कुल, अभी पूछ लेते हैं। थैंक यू साहब। नारा साहब जी क्या कहेंगे, क्या लगता है? लांबा साहब मुझे नहीं पता नारा साहब ने मुझसे सवाल क्यों पूछा है। मैं तो केवल ये 3 फार्म बिल्स है, इससे संबंधित किसी भाई की कोई एक्सप्लेनेशन है, कोई बात वो जानना चाहते हैं, आप तो उनके लिए संवाद कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। मेरा तो प्रयास है कि किसानों के साथ अपनी डिस्कशन हो और उनके साथ सिर्फ ये साझा करूं कि 3 किसान बिल आपके हक में आए हैं। मैं ना कोई कमिटमेंट करने वाला, ना कोई प्रॉमिस करने वाला, सिर्फ 3 किसान बिल पर अपनी डिस्कशन है। वहीं तक सीमित रहे नारा साहब तो अच्छा है। आप पता नहीं मुझसे क्या चाहते हैं, मुझे नहीं पता। हाँ जी, हाँ जी जी, 1 मिनट जी होल्ड कीजिए। हाँ जी बताइए, क्या क्या है, कौन बोल रहे हैं साहब? सर नरेश बोल रहा हूँ पावड़ा से। पावड़ा से? हाँ नरेश जी पावड़ा से बोलिए साहब। जी सर, ऐसा है, सरकार कहती है या पीएम जी कहते हैं कि एमएसपी फ्री है और रहेगी, लेकिन जो एमएसपी की गारंटी का कानून जो है वो नहीं बना रही। क्या एमएसपी के गारंटी कानून बनाने में किसानों का किसी प्रकार से लॉस हो रहा है, जिस कारण सरकार जो एमएसपी गारंटी कानून नहीं बना रही? ये सवाल है सर मेरा एडवोकेट साहब से। थैंक यू साहब। दोबारा से वही पर्सन आ गया साहब, बार ये इसका तो कोई रिपीट बता दीजिए। नहीं इसको, हाँ साहब आप पीछे डिबेट में वापस जाएं, इस बारे में बार बार सवाल करने का कोई फायदा नहीं है। आप जिसको बड़ा रामबाण मान रहे हैं वो रामबाण नहीं है। एमएसपी आपकी थी, एमएसपी को कहीं टच नहीं किया गया। ये फार्म बिल्स एमएसपी से संबंधित है भी नहीं। अगर आप भी समझे 3 फार्म बिल्स हैं तो इनमें एमएसपी की कहीं कोई चर्चा नहीं है। एमएसपी आपको कंटिन्यूअस सरकार रख रही है, एमएसपी देने में सरकार को कहीं परेशानी नहीं है, और जो एमएसपी आपकी बनती है सरकार आपको दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथ ये सुनील सोरान एडवोकेट बने हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और अच्छे वक्ता भी है और एडवोकेट हैं। ये बेबाक तरीके से बातचीत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बिल कहीं ना कहीं किसानों को फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं। और इनका ये भी कहना है कि कुछ राजनीतिक लोग अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं अपनी राजनीति के लिए और बोले वाले किसानों को गुमराह करें। क्यों जी? मैं बिल्कुल ये सही बात आपको कह रहा हूं कि बेचारे सीधे साधे किसान को, और मैं ये भी कह रहा हूं, मैं तो इस बारे में चर्चा हुई नहीं वरना मैं डिस्कस करना चाह रहा था। अगर आप देखेंगे पूरे प्रदेश के अंदर भी इस आंदोलन के जो पैटर्न को, तो ये पैटर्न मैं समझता हूं कि उस इलाके में ज़्यादा है जहां जो जाट बहुल इलाका है, जहां हमारी खापें हैं, और उनकी नाराजगी के कारण भी कुछ और हैं। वो सरकार से नाराज हैं। नाराजगी का कारण 2016 का जो जाट आरक्षण आंदोलन था वो है, प्लस में उस समय जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे सांसद थे राजकुमार सैनी, जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल जाट समाज के लिए सैनी ने किया, उस पर पूरे समाज को गुस्सा है, मुझे भी गुस्सा है। और जो 32 भाइयों की हमारे की शहादत हुई और बहुत से भाई हमारे जो जेलों में बंद हैं, ये गुस्सा है हमारे समाज का। इसको पार्टी को एड्रेस करना चाहिए। मुझे लगता है कि इसके ऊपर अपनी चर्चा नहीं हुई। ये फार्म बिल्स तो किसान हित में है ही है, लेकिन गुस्सा किसी और बात का है।
और इशू कहीं और शुरू हो गया। हेलो, हाँ जी जी, नाम बताइए अपना। मेरा नाम गुरप्रीत है जी। मैं बीजेपी नेता से सवाल करना चाहता हूँ। ये जब कह रहे हैं ना कि एमएसपी की गारंटी, एमएसपी है रहेगी, इनको पूछिए ना कि एमएसपी पे फसल की खरीद होती है कि नहीं होती है इंडिया में, पूरे इंडिया में कहाँ होती है, इनको पूछिए ना। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मेलबर्न से बोल रहा हूँ जी। मेरे पिताजी किसान है। मेलबर्न से बोल रहे हैं, विदेश से? हाँ जी, जी, हाँ जी। क्या नाम बताया? गुरप्रीत। मेरा नाम गुरप्रीत है जी। मेलबर्न से? एमएसपी फसल पे खरीद होती कहाँ पे है इंडिया में? जी, मेलबर्न से बोल रहे हैं, विदेश से। गुरप्रीत हैं, इनके पिताजी किसान हैं। क्या कहेंगे? ये गुरप्रीत जी, अब मैं कह रहा हूँ, अब फिर उस क्या है कि बार बार आप अपने गोल पोस्ट चेंज कर लेते हैं, चर्चाएं कहीं और चली जाती हैं। इस डिबेट में पिछले 1 घंटे से मेजोरिटी जो सवाल आए वो एमएसपी के ऊपर ही आए। और गुरप्रीत जी, मैं बार बार कह रहा हूं कि एमएसपी कोई रामबाण नहीं है जिसकी आप बार बार चर्चा करते हैं। एमएसपी कोई रामबाण नहीं है। उसके बावजूद भी ये सही है कि 8 से 10% किसान ही अपनी फसलों को एमएसपी पर बेच पाते हैं। ये है इस देश में दुविधा, लेकिन इसकी अब आवश्यकता नहीं है। चीज़ों की रिक्वायरमेंट कुछ और है, इसलिए उनकी वो चीज़ सेटल की गई है। और फिर भी सरकार ने कहा कि जो आपकी एमएसपी थी वो वैसी की वैसे लागू रहेगी और एमएसपी पर आपकी फसलें बिकती रहेंगी। तो हमारे साथ अभी कॉल धड़ाधड़ फोन आ रहे हैं, सबके काम हम कॉल नहीं ले पाएंगे क्योंकि लंबी चौड़ी हमारी बातचीत हो चुकी है। और अगर ऐसे प्रोग्राम चलेगा तो पूरी रात भी निकल जाएगी। और कॉलर जो हमारे साथ धड़ाधड़ जो फोन आ रहे हैं, ये काफ़ी लोगों के कॉल हैं, हम ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगले जो भी कोई प्रोग्राम होगा अन्य किसी नेता के साथ, आपके जो बकाया, जो हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे किसान हैं, जो प्रश्न पूछना चाहते हैं, वाजिब प्रश्न हो, अगर आप करना चाहते हैं तो जो कति उचित हो और जो बिल्कुल सटीक प्रश्न हो किसानों का, वो ही प्रश्न करें। आप बार बार एक प्रश्न करना, कोई दूसरे कॉलर रह जाते हैं उस वजह से। तो मेरे साथ सुनील सोरान जी आज बेबाक तरीके से बातचीत की है। कल किसी नेता के, बीजेपी के नेता के साथ हम जरूर रूबरू होंगे और आपके पास नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा 12 घंटे पहले। हमारे साथ आप जरूर जुड़िए, उस नेता से भी अपने सवाल जवाब जरूर करिए, उनसे पूछिए कि हम किस तरीके से ये आंदोलन चलेगा या कैसे इसको पोस्टपोन करें। तो मैं सुनील जी से चलते चलते आखिर में एक प्रश्न और जानना चाहूँगा। सुनील जी, अब आंदोलन को लेकर क्या कहेंगे, किस तरीके से आंदोलन को शांत किया जाए? हाँ, लंबा साहब, ये सही बात है। आंदोलन बहुत लंबा चल गया है, बहुत सारे भाइयों की शहादत भी हो गई है और प्रदेश के कई इलाकों में आंदोलन काफ़ी उग्र भी है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी गाँव में जाना, लोगों के बीच जाना बहुत मुश्किल हो गया है। और जिस प्रकार से सिंबॉलिक है, गाँव में बाहर ये बोर्ड लगा दिए जाते हैं कि यहाँ बीजेपी और जेजेपी के नेताओं को अंदर आना मना है, ये भी कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये संवाद की कमी है, ये कम्युनिकेशन गैप है और सही चीज़ को एड्रेस किया जाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ ये जिस इलाके में ये जो आंदोलन बहुत ज़्यादा है, वो हमारा जाट बहुल इलाका है, हमारे भाइयों का गुस्सा है। इस गुस्से को एड्रेस किया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इस लेवल का आदमी नहीं हूँ, मेरा लेवल बहुत छोटा है। इस लेवल के आदमी माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं या प्रधानमंत्री महोदय हैं। मुझे लगता है कि डायरेक्ट किसानों को, इन भाइयों को, और जो ये भाइयों का जो गुस्सा है, मेरे परिवार के लोगों का गुस्सा है, इसे एड्रेस किया जाना चाहिए। इनके साथ डायरेक्ट संवाद किया जाना चाहिए। इन्हें दबाया नहीं जा सकता, इन्हें भगाया नहीं जा सकता। ये मेरी कौम बहुत बहादुर कौम है, इसको किसी सूरत में भी कोई इसे डरा नहीं सकता। लेकिन ये बहादुर कौम संवाद को तैयार है। संवाद तो एस्टेब्लिश करना ही पड़ेगा, कम्युनिकेशन तो करना ही पड़ेगा। और आप भाइयों से भी मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस मुद्दे को और इस चीज़ को जरूर समझें। पहले 2016 में भी हम धोखा खा चुके हैं, एक बार धोखा खाने का मेरे ख्याल से समय फिर आ गया। ये जो नेता जो चीज़ें आज आपको फ्लेयर अप करके लेके जा रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं, ये कहीं नहीं आएंगे। आप याद करो 2016 का वो मंजर, कौन भाई हमारे गए, किनकी शहादत हुई। वो लोग जो बेचारे झूठा बुग्गी वाले थे, जो गाँव के ग्रामीण आंचल से सब जो लड़के आते थे। किसी नेता के बच्चे के साथ कुछ हुआ क्या? कोई हमारा जाट नेता कोई जेल गया क्या? किसी जाट नेता की शहादत हुई क्या? नहीं हुई, नहीं होगी। सिर्फ हमारा इस्तेमाल होगा। इस इस्तेमाल से हमारे को बचना है। हमारी बहादुर कौम है, हम बहादुर आदमी है। हम वो आदमी हैं जिन्होंने इस देश को आगे बढ़ाया है। इस देश के साथ हम आगे बढ़े हैं, देश को आगे लेकर गए हैं। हमारी शहादतें हुई हैं, हमने हर जगह शहादत दी है, फौज में, किसानी में, स्पोर्ट्स में, और आज तो एजुकेशन सेक्टर में भी हमारा बहुत बड़ा नाम है। हमारे भाई यूपीएससी को टॉप कर रहे हैं।
हमारी एक बेटी यूपीएससी में भी 90 का रैंक लेके आ रही है और साथ के साथ वो ब्यूटी पीजेंट भी है। ये इतने बड़े एग्जाम्पल हैं हमारे सामने। अभी जो रेसलिंग और बॉक्सिंग के मैचेस चल रहे हैं, कहीं कोई पंगाल, कहीं कोई मोर, कहीं सांगवान, कहीं कोई और, ये लोग हैं जो डोमिनेट कर रहे हैं इन चीज़ों को। पूरा देश आपकी तरफ देखता है। तो इस आंदोलन को भी आप, इस आंदोलन के पीछे जो लोग हैं उनको, उनके कैरेक्टर को, उनके मास्क को समझने का प्रयास करें। और बीजेपी सरकार से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन भाइयों के इस इशू को डायरेक्टली एड्रेस करें। धन्यवाद लांबा साहब, आप जो बार बार मुझे इस चैनल पर मौका देते हैं। थैंक यू साहब। तो हमारे साथ ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और एडवोकेट सुनील सोरान बने हुए थे। फिर कभी जरूर मिलेंगे इनसे, फिर इनके साथ बातचीत होगी बेबाक तरीके से। अब की बार इनके साथ किसी मंत्री जो फिलहाल हैं उनके साथ और सुनील जी के साथ बेबाक तरीके से किसानों की बात रखी जाएगी। आज जो आपने अपने पर्सन रखे, शायद वो सीएम पीएम सब सुन रहे हैं। किसानों को समस्याएं आ रही है गेहूं को लेके, उनका रेट सही ढंग से नहीं मिल रहा, कहीं काटा जा रहा है, कहीं पे उनके पेमेंट नहीं मिली समय पे, कहीं पे साइलोज जो साइलोज है वो 11 बजे बंद कर दिए गए। कई किसानों की समस्या पूरे हरियाणा में बनी हुई है। तो शायद ये सीएम साहब भी जरूर इस बात को सुनेंगे और उन लोगों पर एक्शन लेंगे तुरंत, चाहे वो कितने बड़े आला अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे कोई नेता हो। किसानों के किसी भी सूरत में हम फिर दोबारा कहेंगे दुखी नहीं किया जाएगा। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।